नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने भारत में प्रमुख ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा अपन कर रहे थे, उसका पार्ट सेकंड आज अपन देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों के साथ में आज अपन देखेंगे प्राकृतिक गैस। कोयले की बात पहले अपन ने कर ली थी, पेट्रोलियम की बात अपन ने पहले कर ली थी, भारत में उसके प्रमुख क्षेत्र है उसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। देखते हैं भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है, उसके बाद में अन्य जो ऊर्जा के संसाधन जिसमें है, जैसे यूरेनियम थोरियम की चर्चा भी अपन करेंगे, और बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसकी संभावनाएं और वर्तमान में स्थिति जो है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चल रही है। 10th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके आधार पे मैंने ये क्लासें बनाई है, तो आप जरूर देखें। प्राकृतिक गैस की खोज तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग करता है, ओएनजीसी करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ओएनजीसी का कार्य है तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करना, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी आजादी के बाद, और तब से ये कार्य भारत में बखूबी निभा रहा है। तेल क्षेत्र के ऊपर गैस के जमाव पाए जाते हैं। भारत में गैस भंडार मुंबई हाई बेसिन, भारत के पश्चिम में अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र जो है उसमें कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में मुख्य रूप से गैस के भंडार पाए जाते हैं। यदि मानचित्र में देखेंगे तो यहां मुंबई हाई, यह एक लंबा सा तेल क्षेत्र है, एक का नाम इस साइड में मुंबई हाई है और यहां बस्सीन क्षेत्र है। तो यहां भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है, लेकिन जो मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस भाग में मुख्य रूप से गैस के भंडार है। उसके साथ साथ में अपने देखा था गोदावरी और कृष्णा नदियां मुख्य रूप से है ना। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों जो है, उन नदियों के प्रवाह क्षेत्र या उनके बेसिन में भी मुख्य रूप से किसके भंडार मिलते हैं? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बेसिन में भी मुख्य रूप से गैस के भंडार मिलते हैं। हालांकि तेल की बात अपन ने की थी, तो तेल जो है इन नदियों के बेसिन में उपलब्ध है, लेकिन खनन दृष्टि से अभी तक अनुपयुक्त है। तेल के लिए अपन ने देखा था कि गुजरात का ये एरिया है, खंबात की खाड़ी वाला है, और असम का ये एरिया मुख्य रूप से तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है। जैसे डिगबोई असम का सबसे पहला तेल खनन क्षेत्र भारत का है, जो आजादी से पहले जिसको खोज लिया गया था। गैस जो है वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहलाता है। कारण यह कि ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित कम करता है, इससे धुआं कम निकलता है इसके जलने के बाद में, है ना। CO2 ये कम छोड़ता है, ये जलने के बाद में CO2 गैस का उत्सर्जन बहुत कम होता है ना। इस वजह से ये पर्यावरण अनुकूल भी मानी जाती है। क्या? गैस, नेचुरल गैस को पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन सबसे कम करता है, इसीलिए प्राकृतिक रूप से अपन देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण इससे नहीं होता है, ठीक है ना। यह कारण भी है। फिर भारत में गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक पाइपलाइन है, जिसको HVJ पाइपलाइन कहा जाता है। बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि HVJ पाइपलाइन है क्या। तो इसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, जो गुजरात के गैस क्षेत्र जो है, खंबात की खाड़ी वाला जो गैस क्षेत्र है, मुंबई हाई वाला जो गैस क्षेत्र है, उसको उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न जो ऊर्जा उद्योग है या विद्युत ताप विद्युत जो है भट्टियां है, ताप विद्युत उद्योग है, ऊर्जा उत्पादन इकाइयां है, वहां तक इस गैस की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। यह पाइपलाइन जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। यह मुंबई हाई और बसिन के तेल क्षेत्र या जो गैस है उसको उत्तर भारत के जो उर्वरक के कारखाने हैं, विद्युत आपूर्ति केंद्र है, वहां तक ये पहुंचाने का काम करती है। प्रमुख क्षेत्र इसके HVJ के यदि अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा यदि अपन इसको डीपली लेंगे तो
ये पाइपलाइन मुख्य रूप से किधर से क्यों डाली गई है, कैसे डाली गई है? तो मुंबई हाई वाला ये क्षेत्र है, यहां से ये पाइपलाइन यूं चलती है, यहां से चल करके मुख्य रूप से यहां तक पहुंचती है। तो इस भाग में यदि अपन देखेंगे तो यहां मुंबई हाई वाला क्षेत्र है ही, ये मुंबई हाई यहां पे, ठीक है ना। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है, यहां से स्टार्ट होती है और यहां मुख्य रूप से मथुरा तक यह है। यहां उत्तर प्रदेश में जगह है जगदीशपुर, HVJ यहां एक जगह है गुजरात के अंदर, इसका नाम हजीरा। विजयपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ये MP स्टेट है, ये UP स्टेट है और ये गुजरात स्टेट है, ठीक है। इससे पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन की लंबाई 1700 किलोमीटर है और भारत की यह सबसे लंबी गैस पाइपलाइन मानी जाती है। इसकी एक ब्रांच जो राजस्थान में आती है यहां से, और यहां एक अंताबारा, राजस्थान के अंदर कहां आती है, अंताबारा, एक खाद का कारखाना है, वहां तक मुख्य रूप से इसकी एक ब्रांच भी आती है जो ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो यह है HVJ पाइप लाइन। एक पास में ही दूसरा देख लें अपन साथ ही साथ में कि यहां एक बरौनी बिहार तक एक पाइपलाइन डाली गई है, और यह पाइपलाइन जो है मुख्य रूप से असम के तेल क्षेत्र जो है उनको जोड़ती है, और यह भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन के रूप में जानी जाती है। यह हो गया अपना डिगबोई जो तेल क्षेत्र है, डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम के अंदर, यहां से एक तेल पाइपलाइन है ये भी महत्वपूर्ण है, काफी लंबी पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई लगभग, इस पाइपलाइन की लंबाई है वो 1167 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। तो काफी लंबी गैस तेल पाइपलाइन है ये। और यहां जो तेल क्षेत्र है, यह एक रिफाइनरी लगी है बरौनी बिहार के अंदर, बरौनी बिहार स्टेट के अंदर। तो ये स्टेट जो है वो कौन सा है, बिहार। ये स्टेट कौन सा है, असम। इस प्रकार से यह एक तेल पाइपलाइन है जो मुख्य रूप से डिब्रूगढ़ को किससे जोड़ती है, बरौनी से जोड़ती है, और इसकी लंबाई लगभग 1167 किलोमीटर के आसपास में है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन है, और दूसरा ये भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है HVJ, ठीक है। आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन आदि प्रमुख आणविक खनिज है जिनसे हमें विद्युत की अपार ऊर्जा की अपार आपूर्ति होती है ना, क्योंकि यूरेनियम सर्वाधिक ऊर्जा वाला साधन है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है, इसलिए सर्वाधिक ऊर्जा का माध्यम है यूरेनियम, थोरियम। तो सर्वाधिक उपयोग यूरेनियम में का होता है तापीय विद्युत ऊर्जा के रूप में। और भारत में इसकी क्या स्थिति है, कहां कहां मुख्य रूप से ये खनिज पाया जाता है, देखते हैं। सबसे पहले यूरेनियम, भारत में यूरेनियम के भंडार झारखंड से सिंहभूमि जिले में, झारखंड में सिंहभूमि, जहां पे मुख्य रूप से कोयले के भंडार भी है। हजारीबाग जिले में, बिहार का गया, कहां गया, बिहार गया, तो बिहार के गया जिले के अंदर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की अवसादी सेलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। सहारनपुर कहां पे, उत्तर प्रदेश, गया बिहार, हजारीबाग और सिंहभूमि झारखंड। तो यह मुख्य रूप से प्रमुख यूरेनियम के क्षेत्र है। राजस्थान में भी इसके निक्षेप है। राजस्थान के अंदर उदयपुर की तांबे की जो खाने हैं, वहां तांबे और जस्ते के साथ में यूरेनियम के जमाव पाए जाते हैं। तो राजस्थान में भी इसके निक्षेप मिलते हैं। तो कहां कहां मिला अपन को देखेंगे यहां पे यूरेनियम। तो यूरेनियम के निक्षेप मुख्य रूप से भारत में अपन देखते हैं। तो यहां पे यह स्टेट है कौन सा, गया, कहां गया, बिहार गया, तो बिहार स्टेट। यहां पे कौन सा है, झारखंड, सिंह भूमि, झारखंड। दूसरा यहां का कौन सा है, हजारीबाग।
यहां पर भी मुख्य रूप से यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अपन चलते हैं तो उदयपुर, यहां सीसा जस्ता की खान है, तो यहां पर भी मुख्य रूप से यूरेनियम के निक्षेप मिलते हैं उदयपुर के अंदर भी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिंह भूमि हो गया, और कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश वाला सहारनपुर रह गया ना, तो यूपी के अंदर सहारनपुर, ये यूपी है, तो यहां जो जगह है उसका नाम है सहारनपुर। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है, जो ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। 1 किलो यूरेनियम से हजारों टन कोयले के बराबर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए यह ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि इसके भंडार काफी सीमित होते हैं, है ना, इसलिए इसकी उपयोगिता आजकल सामरिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके अंदर परमाणु बम वगैरह जो बनते हैं उसमें इसका बड़ा रोल है। दूसरा खनिज आता है थोरियम। अब यहां से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया कि थोरियम जो है उसके निक्षेप मुख्य रूप से कहां मिलते हैं भारत में, तो थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यहीं से पूछा था, इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछ लिया कि थोरियम किससे प्राप्त होता है, तो मोनोजाइट से। केरल की तटीय पुलिन, केरल के तट के पास में जो बीच है उस बीच की बालू जो रेत है उसमें मोनोजाइट और इल्मेनाइट 2 खनिज मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, 2 अयस्क है, मोनोजाइट और इल्मेनाइट, ठीक। अयस्क होता है एक खनिज जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है, विभिन्न प्रकार के तत्व उसमें मिले होते हैं, लेकिन उसमें एक खनिज विशेष की प्रधानता होती है, इसलिए उसको उस खनिज के अयस्क के नाम से पुकार, जैसे लोहा अयस्क, तो ऐसी सेल जिसमें लोहांश की मात्रा सर्वाधिक हो, साथ में अन्य अशुद्धियां उसमें समाहित होती है, तो उसको अपन लोहा अयस्क के नाम से पुकार देते हैं। तो इसमें केरल तटीय पुलिन बीच की जो बालू है उसमें मोनोजाइट और इल्मेनाइट मिलता है, उस मोनोजाइट और इल्मेनाइट में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, थोरियम प्राप्त होता है। तो इसी से थोरियम हमें मिलता है। थोरियम की प्राप्ति केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान में होती है। तो स्टेट कौन कौन से होगी थोरियम के लिए, केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा, राजस्थान। तो देखते हैं अपन भारत में थोरियम निक्षेप कहां कहां है। तो थोरियम के बारे में अपन देखते हैं तो केरल भारत का स्टेट है ही जहां थोरियम मिलता है, यहां की बीच की जो बालू रेत है उसके अंदर। झारखंड, यहां पे थोरियम मिलता है। बिहार स्टेट, यहां पे थोरियम मिलता है। राजस्थान, यहां थोरियम मिलता है। और कौन सा रह गया, केरल, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, या ओडिशा स्टेट और ये तमिलनाडु स्टेट। तो ये प्रमुख स्टेट है जहां पे किसकी आपूर्ति होती है, थोरियम की आपूर्ति होती है। सर्वाधिक मात्रा में कहां मिलता है, केरल के अंदर मिलता है ना। तो केरल की जो मुख्य रूप से जो बीच की जो बलुई रेत है उसमें मुख्य रूप से यह उपलब्ध होता है। अगला बिंदु है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, पानी पीने की बात चर्चा कर। तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे, अब अगला बिंदु अपना होगा वो है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 के अंदर आजादी के 1 साल बाद होती है भारत में। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान मुंबई, बहुत बार इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान कहां स्थापित है, मुंबई में। कब स्थापित हुई, 1954 में। और वर्तमान में इसका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1967 में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि भारत में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब होती है और उसका नामकरण जो है भाभा के, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर कब किया गया,
तो 1967 जो था उसमें मुख्य रूप से इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, 10th क्लास की ओर से है। यहां यदि मानचित्र आया है तो ट्रोम्बे मुंबई, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और यहां पे ट्राम्बे संस्थान मुंबई के अंदर, ताकि आपको मेमोराइजर है, ठीक है, मानचित्र के अंदर आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं। तो भारत में परमाणु या नाभिकीय 6 परियोजनाएं चल रही है वर्तमान में। सबसे पहली जो स्थापित हुई थी उसका नाम था तारापुर, जो महाराष्ट्र में पहली, देश की पहली है। रावत भाटा जो राजस्थान की पहली है, राजस्थान में फर्स्ट है, और भारत में फर्स्ट महाराष्ट्र वाला, यह देश के अंदर फर्स्ट है ना, याद रखना है इनको। कलपक्कम तमिलनाडु है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, केगा कर्नाटक में है, और काकरा पार गुजरात के अंदर प्रमुख रूप से 6 परमाणु ऊर्जा परियोजना या नाभिकीय परियोजना देश के अंदर संचालित है। अब मानचित्र में वो 6 कौन कौन सी है? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं देश में चल रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर अपन बात करेंगे तो तारापुर महाराष्ट्र तो देश की पहली है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर अपन कोटा के पास में चलते हैं तो यहां चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा, ये राजस्थान के अंदर है। यहां चलते हैं तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी, ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र। इसके अलावा अपन चलते हैं कर्नाटक, तो केगा कर्नाटक की परियोजना है। तमिलनाडु में चलते हैं तो कलपक्कम तमिलनाडु की है, और गुजरात में चलते हैं तो यहां काकरा पार गुजरात की है। काकरा पाड़ा भी नाम आता है, यह गुजरात की है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख 6 परियोजनाएं संचालित है देश के अंदर। इसमें भारत में पहली ये तारापुर वाली है, और राजस्थान में पहली एकमात्र है रावत भाटा, ठीक है ना, जो राजस्थान में है, और भारत की ये दूसरी है। उसके बाद में आती है सौर ऊर्जा, कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा होती क्या है। तो सौर ऊर्जा की बात कर लें, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है, आजकल बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसका देश की ऊर्जा व्यवस्था के अंदर है, ऊर्जा उत्पादकता में है, क्योंकि यह पूर्णतः किसी खनिज पर आधारित न होकर के सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट करने की प्रविधि है। और अधिक उपयोगी इसलिए है कि इसमें किसी खनिज के समाप्त होने की, अधिक दोहन की कोई समस्या नहीं होती। यह करना आपको कि सौर प्लेट लगानी है, सूर्य से तापमान तो आता रहेगा, यह नहीं है कि ज्यादा सूर्य पर सौर प्लेट लगा दी तो कहीं ना कहीं सूर्य का तापमान ज्यादा लेकर के सूर्य को ठंडा कर देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसका बड़ा रोल है। यह प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई कोयला नहीं जलता, कोई धुआं नहीं निकलता, कोई खनिज है उसका क्षय नहीं होता, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। फोटोवोल्टाइक सेलों से विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करना सौर ऊर्जा है। इसमें 2 विधियां चलती है साथियों, एक तो है फोटोवोल्टाइक विधि और दूसरी है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। सौर ऊर्जा कोयला से 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी मानी जाती है, यानी कोयले से भी महत्वपूर्ण है 7%। यह आंकड़ा कहीं नहीं मिलता, एनसीईआरटी में मिलता है, इसलिए ध्यान दे लें। फिर कहेंगे कि आरपीसी ने ऐसा आंकड़ा पूछ लिया कि कोयले से कितनी ज्यादा प्रभावी है, ये तो आंकड़ा हमने कहीं देखा ही नहीं था, तो यहां है
और नाभिकीय ऊर्जा से कितनी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, वो है 10%। ठीक है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो दो विधियां हैं, एक तो फोटोवोल्टाइक विधि है, दूसरी है सौर तापीय विधि। भारत में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं देश के अंदर कहां कहां है? तो देश का उत्तर पश्चिमी भाग जो है, जहां सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहां इसकी अपार संभावनाएं है। तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं कहां कहां अधिक है? तो राजस्थान का पश्चिमी भाग, यह वाला इलाका जो है सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पश्चिमी तट जो है, यह सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह सौर ऊर्जा के लिए अधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिस भाग में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, यह भाग अधिक गर्म भी होता है ना। इस वजह से यहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है। ठीक है ना। दूसरी आती है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा मुख्य रूप से क्या है? यह भी एक प्रदूषण मुक्त है, जिसमें किसी ईंधन या खनिज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उपयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी विधियां कौन सी है? ये सारी विधियां जो वर्तमान में अपरंपरागत ऊर्जा की विधियां हैं और जो असमाप्य भी है। कैसी है? अपरंपरागत और असमाप्य। देखते हैं इसको भी। अच्छा, ये पीछे वाला आगे पेज। तो फोटोवोल्टाइक विधि और तापीय प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो कोयले से सौर ऊर्जा 7% और नाभिक की ऊर्जा 10% अधिक प्रभावी मानी जाती है। ये जो विधियां हैं फोटोवोल्टाइक विधि, तो आपने देखते होंगे ना, ये एक छत होती है, एक मकान जो होता है, उस मकान की छत पर सौर पैनल लगा होता है ना। ये आपने देखा ही होगा इस तरह का। इस तरह का मकान की छत जो है, उस पर सौर पैनल लगा होता है और सूर्य की किरणें सीधी इसके ऊपर गिरती है। जिस ओर सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है, उस और ही मुख्य रूप से ये लगा होता है। तो ये क्या करता है? सौर पैनल सीधा गर्म होकर के, हालांकि गर्म होने का मतलब ये सीधे इसके फोटोन जो है वो सूर्य से ऊष्मा लेकर के, और ये सिलिकॉन का बना पैनल होता है जो डायरेक्ट सूर्य के तापमान को जो ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है, और यहां से कनेक्ट होकर के सीधी लाइट जो है, बल्ब जो है वो जल जाता है ना। ये डायरेक्ट है फोटोवोल्टाइक विधि, एक नंबर वाली। ये सौरतापीय विधि तो आप जानते होंगे, जैसे कि क्या करते हैं इसके अंदर, सूर्य की किरण जो है, उस किरण को मुख्य रूप से किसी एक जगह सेंटर्ड किया जाता है, एक ही बिंदु पर सेंटर किया जाता है। इस बिंदु पर सेंटर्ड होने से इससे ऊष्मा काफी निकलती है। यहाँ जो भी चीज है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होकर के, जैसे आवाज को गर्म करना है, मकान को गर्म करना है, इसके अलावा भाप बनाना है, भाप से टरबाइन चलाना है, फिर उसी से विद्युत आपूर्ति करना है ना, आदि आदि विधियां जो मुख्य रूप से है कारखानों में काम में ली जाती है। सौरतापीय प्रौद्योगिकी जो है आजकल ये व्यावसायिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पन्न करने में और बिजली जो है उसका व्यावसायिक उपयोग करने में किया जाता है। ये तो देख ही लिया था अपन ने। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया। इसमें आपने देखा होगा एक पवन चक्की लगी होती है, देखा गया इस तरह की पवन चक्की आपने? उसमें बड़ी बड़ी इस प्रकार से पंखुड़ियां लगी होती है, और जैसे ही हवा आती है इन पंखुड़ियों से टकराती है, तो इस प्रकार से हवा के साथ ये पंखुड़ियां इस प्रकार से है वो घूर्णन करने लग जाती है। यहां से वायर लगा होता है और यह वायर जो है किसी पोल से जुड़ा होता है, और फिर इस प्रकार से विद्युत की सप्लाई इनके माध्यम से होती है, लोगों के घरों तक ये ऊर्जा पहुंच जाती है। देखा होगा आपने, है ना। तो ये पवन ऊर्जा है। ये भी काफी सस्ती, हालांकि इसकी स्थापना महंगी है, लेकिन वैसे ये काफी सस्ती रहती है बाद में, एक बार स्थापित होने के बाद में। दूसरा है इसमें है कि कोई प्रकार का ईंधन खर्च नहीं होता, किसी प्रकार की कोई प्रदूषण की समस्या इसमें नहीं है। हवा चल रही है, हवा का उपयोग करना है। हवा चूंकि कैसी है? नेचुरल है ना। इसलिए सन्मार्गी पवनों व पछुआ व मानसून पवनों को पवन ऊर्जा में बदला जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि एक निश्चित वे में अधिकतर पवनें चले, थोड़ी सी स्पीड से चले, है ना, और प्रॉपर चलती रहे, तो इस तरह की संभावनाएं वो काफी अच्छी हो जाती है। भारत पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक
आदि में अनुकूल दशाएं हैं। अब भारत में भी मुख्य रूप से वही भाग है ना। राजस्थान का ये इलाका इधर से सीधी पवने है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो इधर से पवने मानसूनी पवने आती है ना, और पछुआ जेट पवने आती है। यहाँ पे अरब सागर है, तो अरब सागर में पवनों कोई घर्षण नहीं होता, तो बेरोकटोक के काफी स्पीड से आती है। तो इन राज्यों में जैसे राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर मुख्य रूप से सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, सॉरी पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, क्योंकि यहां अच्छी हवाएं इनको मिल जाती है। उसके बाद में आती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में आप जानते हो, ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब पृथ्वी पर ज्वार आता है। कौन सा? दीर्घ ज्वार। जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये घूर्णन करते हुए एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, तब मुख्य रूप से क्या आता है? पृथ्वी पर ज्वार आता है। लेकिन यदि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का यदि दोनों का एक साथ यदि असर होता है, तब ऐसा होता है कि उस पर दीर्घ ज्वार आता है। पृथ्वी यहां हो, अब दोनों की गुरुत्व बल, दोनों का गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पे लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल। इस वजह से पृथ्वी की इस भाग में इसकी सतह का जो पानी है, महासागरीय भाग का पानी ऊपर उठ जाता है और दीर्घ ज्वार आता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब ये ऐसी स्थिति बनती है, वो पूर्णिमा और अमावस्या को बनती है, आपको पता ही है। और जब ये समकोणिक स्थिति पे होते हैं, पृथ्वी यदि यहां आ गई तब समकोणिक है, तब इन दोनों का असर इस प्रकार से सीधा न लग करके ऐसा लगता है, तो ये सप्तमी अष्टमी को कंडीशन बनती है, तो इसमें मुख्य रूप से लघु ज्वार आता है। अब ज्वार में क्या होता है? मुख्य रूप से पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो जलीय क्षेत्र है उसमें आकर्षण से ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, और यह जो लहर है, यह लहर जब तटीय भाग से जाकर के गिरती है, यह जैसे तटीय भाग है, यहां आकर के ये लहर यहां गिरेगी, तो लहर जैसे गिरेगी तो इस भाग में लगा यहाँ टरबाइन लगा जाता है ना, और उस टरबाइन के ऊपर पानी आके गिरेगा, तो जिसे टरबाइन घूमेगा और यहां से विद्युत आपूर्ति के लिए, मैंने अभी बताया था, आगे चांस हो जाते हैं। इस प्रकार से इससे विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि भारत में यह संभावनाएं थोड़ी सी कम है। भारत में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो गुजरात वाला जो तट है, यहाँ इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन इस पर कोई विशेष काम भारत में अब तक हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना कहाँ है? तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर यह खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इन दोनों जगह पे विपुल संभावनाएं है ना। यहां संभावनाएं है क्योंकि यहां काफी भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यहीं आता है, खंबात की खाड़ी के अंदर, तो यहां अच्छी संभावना है, लेकिन इस पर कोई विशेष काम अब तक भारत में हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखोगे इस बात को भी। फिर आती है भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? आपने देखा होगा कि लावा जो होता है जमीन के अंदर ही होता है, मैग्मा, और इसका भंडार थोड़ा सा ऊपर हो, और ऊपर की जो प्लेटें हैं वो इस मैग्मा भंडार से यदि जुड़ी हो, तो इसके अंदर पाया जाने वाला, इसे के अंदर पाया जाने वाला जो पानी है वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वाष्पित होता है और ऊपर उड़ता है, जिसको गर्म झरना या इसको चश्मा भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, विभिन्न क्लासों के अंदर इस तरह की बातें आती है। तो ये गर्म चश्मे पृथ्वी पर बहुत जगह पाए जाते हैं, जिसके नीचे धरातल के अंदर जो मैग्मा भंडार है वो ऊपरी सतह के आसपास में स्थापित होते हैं। वहां की चट्टानों में पाए जाने वाला जो जल है वो गर्म हो जाता है और उसकी भाप बनना शुरू कर देता है। इससे अपार संभावना है कि उससे विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। भारत में के आंतरिक भाग से निकले, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा से व गिजर कूपों से निकले गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसको भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? तो एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और दूसरा लद्दाख के अंदर पुंगा घाटी, लद्दाख की पुंगा घाटी में भी मुख्य रूप से ये संयंत्र दो जगह यहाँ पे है, पुंगा घाटी और हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण। इसके अलावा देश के अन्य भागों में
जैसे तातापानी छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह का गीजर मिलता है, चश्मा मिलता है, जिससे भूतापी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तपोवन उत्तराखंड में भी है, तो ये दो अन्य भी है, तातापानी और तपोवन। तो कई बार पूछ लेते मानचित्र में कि तातापानी, तपोवन और पुंगा घाटी और मणिकर्ण है, इसको सुमिलित कीजिए, तो आपको स्टेट पता हो कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है ना। इसके अलावा पुंगा घाटी लद्दाख के अंदर है, तातापानी छत्तीसगढ़ में है, और अपना तपोवन जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र है। अब अभी कहा था लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो मणिकर्ण, मणिकर्ण हिमाचल यहां पे है, ठीक है ना। इसके अलावा पुंगा घाटी ये लद्दाख में है, तातापानी उत्तराखंड में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और एक रह गया अपना उत्तराखंड के अंदर यहां पे तपोवन। ये 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र है जहां पे भारत में भूतापीय ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है ना। तो ये तो एनसीईआरटी के अंदर दोनों तो दे ही रखे हैं, एक तो 12वीं में दे रखा है और एक 10th क्लास के अंदर दे रखा है। यहां से प्रश्न आता है तो आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है ना। देख लेना किताब में आपको मिल जाएगा। विशेष, विश्व में सर्वप्रथम भूतापीय ऊर्जा का प्रयास 1890 में बॉयजे शहर इडाहो यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, जहां भवनों को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था, क्योंकि यूएसए में काफी ठंड होती है, आपको पता ही है। काफी उत्तरी अक्षांश पे मुख्य रूप से स्थित होने के कारण यहाँ पे शीतकाल काफी कड़ाके की ठंड का होता है, तो मकानों को गर्म रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो वहां पे इस तरह के जहां भी गीजर मिले उनको, तो उन भूतापीय ऊर्जा का उपयोग उन्होंने भवनों को गर्म करने के लिए किया गया था। तो कहाँ हुआ था, 1890 में बोयजे शहर और इडाहो यूएसए के अंदर, ठीक है ना। तो ये थी अपनी भूतापीय ऊर्जा। तो ये थी भारत में प्रमुख ऊर्जा संसाधन। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवश्य चैनल को कर लीजिएगा। सर्वा क्लासेज आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लासे लेके आता है। तो आशा करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ये नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं ज्योग्राफी के, और यहाँ का कोर्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, मैं यहाँ एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए क्लास बड़ी फायदेमंद होगी, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो खूब सारे प्रश्न यहाँ से जो आएंगे तो आप इजीली उसको सरल कर पाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में कि आप जिंदगी में सक्सेस हो, सफल हो और सदैव मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, जय भीम।